हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक इन द ऊप्स लेक्चर सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसका थ्योरी देखने वाले हैं कि क्या क्या इसमें होता है। इसके प्रोग्राम्स जो आपको कराए जाएंगे वो आप कर लेना। आपको कॉलेज से या फिर वेबसाइट जो मैंने बताया वहाँ से आप कर लो, क्योंकि मैं प्रोग्राम नहीं कराने वाला हूँ। उसके लिए लैपटॉप पर बता के दिखाओ तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी मेरे को फाइनली अभी लैपटॉप तो है नहीं, तो अभी मैं इसकी थ्योरी बता दे रहा हूँ। आप थ्योरी भी एग्ज़ाम में दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी भी आता है और प्रोग्राम्स भी आते हैं। तो आपके लिए एक सजेशन दूंगा, आप सबसे पहले जितना भी प्रोग्राम से सबसे पहले आपको कोशिश करने के पहले प्रोग्राम लिखना। उसमें आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। पेपर पे प्रोग्राम लिखने रहते हैं तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर कहीं कहीं हल्का फुल्का रॉन्ग भी हो गया, मतलब जो कि दिख के नज़र में नहीं आ रहा क्या, अगर हम पीसी पर कर रहे हैं वहाँ पे कुछ भी हो गया तो एरर दिखा देता है। उसमें इतना दिख के नहीं आता। हल्का फुल्का रॉन्ग भी हो गया तो कुछ इतना दिक्कत नहीं पड़ती है। तो जितना पहले कोशिश करना कि आप पहले प्रोग्राम लिखना, फिर उसके बाद फिर थ्योरी भी लिखना रहेगा आपको। फिर टाइम ले तो फिर थ्योरी लिखना। अगर ऑप्शंस में अगर पहले जैसे अगर 4 क्वेश्चन करना है तो अगर चार क्वेश्चन करना है 8 क्वेश्चन में से, तो अगर 4 उसमें प्रोग्राम है तो सबसे पहले 4 प्रोग्राम अगर आपको आते हैं तो पहले वो कर लेना। उसके बाद अगर टाइम बचे तो इसका भी 1-2 कर देना। ओके, पूरा 50% ऑप्शन में ही रहता है हमारा, तो फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है। एक्सेप्शन आर वन टाइम anomalies or abnormal condition that a program encounters during its execution. There are two types of execution. क्या है, साइक्रोनोजोम। ये दो, एक पॉइंट हो गया, एक ये लिखना है। विच आर बियॉन्ड द प्रोग्राम्स कंट्रोल, डिस्क फेलियर एटसेट्रा। सी प्लस प्लस प्रोवाइड फॉलोइंग सिग्नलाइज कीवर्ड फॉर दिस। पर सी प्लस प्लस प्रोवाइड क्या करता है, कुछ कीवर्ड हैं जो इसके लिए, ये कॉन्सेप्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कौन कौन से कीवर्ड हैं, उनके क्या काम है, वो अभी हम देखेंगे नीचे। मालूम है भाई थोड़ा बोरिंग है, कहीं कहीं पे याद करना पड़ता है हमको, रट्टा मारना पड़ता है थ्योरी। फिर भी आपको देखना तो पड़ेगा एक बार क्या क्या दिया कि ट्राई कीवर्ड है, कैच कीवर्ड है और थ्रो कीवर्ड है। रिप्रेजेंट अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन थ्रो एक्सेप्शन। यानी ये ट्राई क्या करता है, रिप्रेजेंट अ ब्लॉक ऑफ कोड, कोड को रिप्रेजेंट करता है दैट थ्रो एक्सेप्शन। फिर कैच, रिप्रेजेंट अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज थ्रोन। एंड इसका इस्तेमाल क्या करता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड होता है जो एक्सेप्शन इसको थ्रो कर देता है तो ये इसको एग्जीक्यूट करता है कैच का इस्तेमाल करके। फिर थ्रो क्या करता है, यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन, ऑल्सो यूज टू लिस्ट द एक्सेप्शन दैट अ फंक्शन थ्रोज बट डज नॉट हैंडल इट सेल्फ। क्या करता है, ये यूज टू थ्रो होता है एक्सेप्शन एन एक्सेप्शन, ऑल्सो यूज एक्सेप्शन इसको इस्तेमाल करता है। और जब कोई एक्सेप्शन इसको, कोई फंक्शन इसको थ्रो करता है तो ये खुद को हैंडल भी खुद से नहीं होता इससे, ओके, थ्रो से। तो अभी चले आगे देख। अभी इधर क्या है, लिस्ट ऑफ एनी 5 टाइप ऑफ एक्सेप्शन। एक होता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो आप जानते हैं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बंड्स एक्सेप्शन। तीसरा है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फोर्थ है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले ये नेम याद कर लेने। अगर आपको नेम याद है तो अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स, 2.5 मार्क्स या 3 मार्क्स आपको वैसे मिल जाएंगे। बाकी के इसके लिखने पे क्या होता है, उसके फीचर्स लिखने पे मिलते हैं। ओके, नेम सबका जो भी मैं बताया अभी ये क्वेश्चन में जो भी है 5 टाइप के नेम है, ये आपको सबसे पहले याद रखने हैं। ओके, चलिए अभी देखते क्या है। क्या जब ये थ्रो कब करता है, वन एक्सेप्शनल कंडीशन हैज़ अक्वर्ड इन एन अरिथमेटिकल ऑपरेशन। जब अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है तब ये इसका काम आता है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बंड्स exception, it is thrown that an array has been accessed with an illegal index that inside is either negative or greater than or equal to the size of array। वो आप देख लेना, ये मेरे को भी बराबर समझ में नहीं आया। क्लास नॉट फाउंड, ये क्या है, दिस एक्सेप्शन राइज्ड व्हेन द ट्राई एक्सेस क्लास हुज डेफिनेशन इज नॉट फाउंड। जिसकी डेफिनेशन नहीं फाउंड होती तो ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन इसका इस्तेमाल होता है। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, दिस एक्सेप्शन इज राइज्ड व्हेन अ फाइल नॉट एक्सेसिबल और डज नॉट ओपन। जो फाइल ओपन नहीं हो रही तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन का इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे क्लास का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे फाइल का। और इंटरप्ट एक्सेप्शन, इट इज थ्रोन व्हेन अ थ्रेड इज राइटिंग, स्लीपिंग और डूइंग सम प्रोसेसिंग एंड इट्स इंटरप्टेड। ओके, कब ये थ्रोन करता है, व्हेन थ्रेड्स राइटिंग कर रहा हो, स्लीपिंग कर रहा हो और डूइंग सम प्रोसेसिंग, तो इसका इंटरप्ट एक्सेप्शन इसका इस्तेमाल होता है। ओके, पूरा रीडिंग कॉन्सेप्ट है, मेरे को भी बहुत बोर हो रहा है इसका पढ़ाने में। फिर क्या, एक्सप्लेन वेरियस मोड ऑफ फाइल हैंडलिंग इन ओप्स। क्या क्या है, iOS इन, आउट, ऐप, बाइनरी, ट्रंक्स और क्या है, नो क्रिएट है।
search for the file, and if the file is not found, a new file will not be created. Search for the file and open to truncate the delete all its content. if the file is found, फाइल अगर मिल गई तो क्या क्या वही सब है. search the file, open the file. if the file not found, in binary mode the perform it file input output operation. तो ये आप देख लेना एक बार, डिस्क्रिप्शन में ये आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगा ये सारी थ्योरी नोट्स. और मेरे पास इसके क्या बोलते आई हैव ऑल्सो प्रोग्राम, इसके प्रोग्राम्स भी हैं मेरे पास, वो भी उसका भी मैं डाल दूंगा नीचे, प्रोग्राम्स की जितने भी है और थ्योरी जितनी है मेरे पास पूरा डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल दूंगा पेड़ बना के, आप वहाँ से देख लेना, शायद आपकी हेल्प हो सके. एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ वोक्स. चलो कुछ आया तो थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आया. वी कैन बिल्ड द प्रोग्राम्स फ्रॉम स्टैंडर्ड वर्किंग मॉडल्स. जो स्टैंडर्ड जो न्यू मॉडल्स है उसमें हम अपने प्रोग्राम बिल्ड कर सकते हैं. डेट कम्युनिकेट विद अदर, जो दूसरे से बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके यानी उससे बात कर सके. रेदर देन हैविंग टू स्टार्ट राइटिंग द कोड फ्रॉम स्क्रैच विद लीड्स are forming development time and higher productivity. Okay, oops language allows to the program into the sized problem that can be solved easily. जो भी वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट, जो भी इसमें साइज प्रॉब्लम होती है, जो भी मतलब इसमें अभी उसमें कैसा है, अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया स्मॉल एस, अगर यहाँ पे फिर नीचे फंक्शन जब हम कोड में हमने कैपिटल एस लिख दिए, यहाँ पे ये चल जाएगा. पर अगर हम पाइथन में ये लिखेंगे तो यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल का नहीं चलेगा. ओके, इसमें C++ में चल जाता है. द न्यू टेक्नोलॉजी प्रोमिस ग्रेटर प्रोग्रामर प्रोडक्टिविटी, बेटर क्वालिटी और सॉफ्टवेयर एंड क्या है लेजर मेंटेनेंस कॉस्ट. ओके, ऊप सिस्टम कैन बी इजीली अपग्रेडेड फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज सिस्टम, मतलब कि इसमें भी है हो सकता है इजीली अपग्रेड. इट इज़ पॉसिबल दैट मल्टीपल इंस्टेंसेज ऑफ ऑब्जेक्ट CO एग्जिट्स विदाउट एनी इंटरफेस. It is very easy portion to work in project based on object. It is possible to map object in problem domain to this in the program. ओके, ये सब हमने वेबसाइट से निकाले थे ये सारे. ये सब मेन मकसद क्या था हमारा कि ये पूरा जमा करना है हमको, नोट्स हमको बनानी है, फिर उसको क्योंकि थ्योरी जल्दी बताते नहीं है कॉलेज वगैरह में, बताते तो एक बार दिखा देते वो भी हम भूल जाते, तो हमको ये लिखना था. तो आप ये सब पढ़ लेना, आपको समझ में आए, नहीं तो फिर थोड़ा सा याद भी कर लेना आप. ओके, क्योंकि थ्योरी तो लिखना ही पड़ेगा हमको. फिर क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट डिस्ट्रक्टर. अ डिस्ट्रक्टर इज मेंबर फंक्शन डेट इज इन्वॉल्व ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कोपर इज explicitly destroyed by a call to delete. a destructor has the same name as the class protected by title. फिर उसका एग्जांपल दिया हुआ है. फ्रॉम नंबर फंक्शन दैट इज इन्वॉल्व कब होता है, जब ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोपर होता है. फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज उसकी दी हुई है. डिस्ट्रक्टर फंक्शन इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड ऑफ व्हेन द ऑब्जेक्ट आर डिस्ट्रॉयड. इट कैन बी डिक्लेयर स्टैटिक और कांस्टेंट. इट डिस्ट्रॉयड डज नॉट हैव आर्गुमेंट. इट हैज़ नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड. अ डिस्ट्रक्टर फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप. ओके, ये पढ़ लेना थोड़ा सा. एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट ऑफ फाइल हैंडलिंग. फाइल हैंडलिंग इज यूज टू स्टोर द डाटा परमानेंटली इन द कंप्यूटर. ओके, ये समझ में आ गया फाइल हैंडलिंग क्या करता है. द डाटा कैन बी स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी. फाइल हैंडलिंग क्या करता है, सबसे पहले स्टोर टेम्परेरी परमानेंटली स्टोर करता है इन कंप्यूटर में जो भी डाटा रहता है वो. द डाटा कैन बी स्टोर सेकेंडरी मेमोरी, जो सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं, यूजिंग फाइल हैंडलिंग. द इनपुट आउटपुट डाटा कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर बाय यूजिंग फाइल्स. ओके, फाइल हम जब बनाएंगे तो इजीली हम पूरी फाइल, देखिए अभी फाइल क्या करता है, इकट्ठा कर फाइल बनाते हैं, वो इकट्ठा कर लेता है अपने अंदर जो भी डाटा रहता है, वो बाइट कर क्या बोलते हैं बाइंड कर देता है अपने अंदर. हाँ, फिर उसको हम कभी भी डायरेक्टली हम वो फाइल को अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो पूरा डाटा जो भी रहेगा वो पूरा एक साथ ट्रांसफ़र हो जाएगा, जितने भी उसके अंदर हम डाटा इनपुट करके रखेंगे. ओके, द C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड fstream class from the performing read and write operation. ओके, इन द C++ यहाँ पे रीड एंड राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म होते हैं. इन सिंपल टर्म्स इन ऑफर द mechanism through which you can collect the output from the output of a program in file and then perform multiple operation on it. अभी हमको क्या करता है, अभी हम कोई प्रोग्राम बनाए उसको सेव करना है तो उसको फाइल में हम सेव करेंगे. हाँ, फिर उसके बाद ही उसका आउटपुट आएगा, मतलब वो सेव रहेगा हमारे अंदर. फिर जितने भी चाहे उतने प्रोग्राम बनाएंगे उसको उसमें सेव कर सकते हैं हम. फाइल हैंडलिंग के ये क्या है बेनिफिट्स है, इंपॉर्टेंट ऑफ फाइल हैंडलिंग भी बोल सकते.
फिर आता है एक्सप्लेन इन डिटेल वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन क्या है? वो एक मेंबर फंक्शन की तरह होता है। ये क्या करता है? ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्चुअल फंक्शन एक से ज़्यादा क्लास का वो नहीं बन सकता, फ्रेंड नहीं बन सकता है, सॉरी मतलब फ्रेंड बन सकता है। एक से ज़्यादा क्लास का ये फ्रेंड बन सकता है वर्चुअल फंक्शन। और जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि वर्चुअल फंक्शन शुड बी द सेम इन द बेस क्लास एज वेल एज ड्राइव्ड क्लास का भी सेम रहना चाहिए। अ क्लास में है वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बट इस कांट हैव अ वर्चुअल कंस्ट्रक्टर, यानी इसके पास डिस्ट्रक्टर हो सकता है पर इसके पास वर्चुअल कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। तो ये था वर्चुअल फंक्शन का, कुछ हिंदी में बताया पर वही सब बताया जो सब लिखा है। तो आप ये इसको रीड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा आपको नोट्स के साथ। फिर आता है यहाँ पे पुअर वर्चुअल फंक्शन। ये वर्चुअल फंक्शन की तरह रहता है, इसको राइट करने की ज़रूरत नहीं रहती है कहीं भी, बीच में सिर्फ इसको डिक्लेयर कर दिया मतलब ये पुअर वर्चुअल फंक्शन हो जाता है। ये डू नथिंग फंक्शन की तरह होता है। डू नथिंग फंक्शन जैसे कि ओनली टेम्पलेट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली जस्ट प्रोवाइड द टेम्पलेट्स एंड ड्राइव्ड क्लास इम्प्लीमेंट्स द फंक्शन। और इसके कोई डेफिनेशन नहीं है और रिलेटिव द बेस क्लास भी नहीं है। तो बेस क्लास के हिसाब से इसके पास कोई डेफिनेशन नहीं है और इसके बेस क्लास में कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर हम कोई क्लास में पुअर वर्चुअल फंक्शन का यूज़ करते हैं तो वो हम इसका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट मीन इसका डायरेक्टली हम क्रिएट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ क्लास हैविंग पुअर वर्चुअल फंक्शन कांट बी यूज्ड फॉर क्रिएट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन। दिस टाइप ऑफ क्लास इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, अभी आता है एक्सप्लेन द लेट बाइंडिंग एंड अर्ली बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग क्या होता है? ऑल्सो नोन एज स्टैटिक बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग नोन एज डायनेमिक बाइंडिंग। इसकी तरह ही होता है। सबसे पहले लेट बाइंडिंग देखेंगे, ऑल्सो नोन एज डायनेमिक बाइंडिंग। ओके, when type of object is determined the runtime it is known as late binding dynamic binding. It is simple word if a compiler does not know the compile time which the function is called up until the runtime it's called late binding. यानी जब कंपाइलर को मालूम नहीं है कि इसको कब रन करना है, जब तक वो फंक्शन कॉल ना करे, ओके, तो उसको लेट बाइंडिंग कहते हैं, मतलब वो कब प्रोग्राम रन होगा। अभी क्या है? व्हेन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डिटरमाइंड द कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर इट इज नोन एज अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग। ओके, इन सिंपल वर्ड इफ अ कंपाइलर नोज द कंपाइल टाइम, यानी इसको कब कंपाइल करना है कंपाइलर जानता है। विच फंक्शन इज कॉल्ड, कौन सा फंक्शन उसको बुला रहा है, हाँ, इट इज कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग। कौन सा फंक्शन उसको बुलाएगा फौरन रन कर देगा, उसको कंपाइल कर देगा, यानी कंपाइलर उसको जानता है। तो फिर क्या होगा? कौन सा कंपाइल उसको बुला रहा है उसके पास भेजेगा, फौरन वो प्रोग्राम रन हो जाएगा, ये होगा अर्ली बाइंडिंग। इफ देयर is any private final or static method in a class there is static binding. ओके, ये था लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग। अभी क्या एक्सप्लेन द व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। अभी ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग अभी हमने देखे थे। मेथड ओवरराइडिंग और सेम ओवरलोडिंग की तरह ये, बस इसमें क्या था वहाँ पे सेम पेरेंट्स थे ना। अभी यहाँ पे क्या है? ओवरराइडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ओवरलोडिंग की तरह है, बस यहाँ पे क्या है? द डिफरेंट मेथड दे सेट द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, जिसके नाम सेम हो और पैरामीटर्स डिफरेंट रहे। C++ प्रोवाइड दिस मेथड ऑफ ओवरराइडिंग फीचर्स। मेथड ओवरराइडिंग क्या करता है? अलाउ करता है यूजर को टू यूज द सेम नेम और अनदर मेथड, मतलब नाम एक ही रहे पर उसके काम अलग रहे, पैरामीटर्स को। The return type of method can be the same or different. Method overloading increase the readability of the program. ये ओवरराइडिंग करेंगे तो इसका क्या इजीली रीड कर सकते हैं। It is also increase the efficiency of this program. Method overloading can be used in constructor initialize object using different methods. So ये था क्या था? मेथड ओवरराइडिंग है। तो इसके ये लास्ट वाला नहीं भी लिखोगे, इसके कुछ फीचर्स सिर्फ लिख देना, आपका काम हो जाएगा। तो इसकी नोट्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ये आपको आप ध्यान से जब तक आपको पढ़ के समझोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आने वाला है। मैं भी काफ़ी टाइम पढ़ रहा हूँ, मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही क्या क्या है ये। एक चीज़ अगर आपको बिना पढ़े भी आप ये पूरा लिख दोगे, कभी जब आपको अगर प्रोग्राम अच्छे से समझाओ, जो आपको प्रैक्टिकल में जो प्रोग्रामिंग अगर आपकी वो मजबूत है तो आप बिना उसके भी लिख सकते हैं आप, मतलब बिना एक भी बार देखे भी लिख सकते हैं। आपको उसके फंक्शंस, उसके फीचर्स मालूम रहेंगे। पहले हम क्या करें? स्टार्टिंग से क्लास क्रिएट करें, फिर कौन सा फंक्शन डाले, कौन किसको कॉल कर रहा है, उसका वेरिएबल नेम क्या डाले, कौन सा फंक्शन यूज़ किए, तो आप पूरा बस वही बना के लिख दोगे भी तो हो जाता है आपका काम। व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग आप ज़रूर लिखोगे। तो इसके मेरे पास है इसके प्रोग्राम्स वो भी है और इसके थ्योरी कॉन्सेप्ट भी जितना भी अभी मैं दिखाया हूँ, मैं सोचा आपको बता दूँ एक बार। अभी जितना भी है प्रैक्टिकल का और ये थ्योरी का मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।